गुड मॉर्निंग। आज के अपने इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जावा का कि ऑब्जेक्ट को पैरामीटर में कैसे पास करेंगे, इसका क्या मतलब होगा, या जो कॉल्ड फंक्शन होगा यानी कि जो हमारा मेथड होगा जहाँ के हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे पैरामीटर के साथ, वहाँ पे इसका बिहेवियर क्या होगा। आइए फिर एक छोटा सा प्रोग्राम पहले लिखते हैं ताकि हम लोग को यह मामला समझ में आ जाए कि असल में होना क्या है। चलिए एक क्लास हम ये ले लिया। क्योंकि हमको पैरामीटर पे समझना है इसलिए बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे समझ से। num1 लिया और एक इंट num2 लिया। चलिए पहले हम एक नॉर्मल पैरामीटर पास करते हैं, फिर हम देखते हैं कि यह क्या करेगा। तो वॉइड गेट में चलिए एक नॉर्मल पैरामीटर पे हम लोग काम कर लेते हैं। और यहाँ पे ठीक है, अब हम एक और फंक्शन आज बनाना चाह रहे हैं जिसमें अभी हम लोग ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे, हम एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। मान लिया कि हमने कहा कि इंट एस और इंट टी, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया एस इक्वल टू एस प्लस 20। फिर हमने यहाँ लिख दिया टी इक्वल टू टी प्लस 20। फिर हमने यहाँ इसको प्रिंट करा लिया। और यहाँ पे लिख दिया एस टी, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक और काम किया कि हमने यहाँ लिख दिया num1 इक्वल टू num1 प्लस 20। फिर हमने यहाँ लिख दिया num2 इक्वल टू num2 प्लस 20। और इन दोनों को भी हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। देखिए यह हमारा बार बार कॉन्सेप्ट रहता ही है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब तक हम प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, जब तक हम प्रोग्राम पे पकड़ नहीं बनाएंगे, तब तक कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम सीख जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं। अब आइए एक और फंक्शन यहाँ लिख देते हैं वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंस्टांस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। इंस्टांस वेरिएबल क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हम लोग पिछले वाले अपने ट्यूटोरियल में काफ़ी डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए अब एक मेन क्लास बना ले रहा। मान लिया कि ना क्लास P1 ही बनाते हैं। स्ट्रिंग args, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं A1 इक्वल टू न्यू ए।
ठीक है। अब हम करते क्या हैं कि A1 डॉट गेट अगर आप देखेंगे तो गेट में यही है, यहाँ पे हमने कॉल कर लिया इसको, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम चाहते हैं कि A1 डॉट जो हमारा फंक्शन बना हुआ है डिस्प ताकि यह शो करे उसको। इसके बाद आज हम लोग इसके अंदर भी कुछ पैरामीटर लिख लेते हैं। हमने कहा कि इंट, चलिए कुछ भी हम लिख लेते हैं, A1 कॉमा A2, दो पैरामीटर हम यहाँ भी ले लिए। फिर A1 इक्वल टू, चलिए कुछ भी एक 95 ले लेते हैं, और A2, चलिए इसको नीचे वाले लेंगे, A2 इक्वल टू 105 ले लेते हैं। अब इसका फिर से हम कॉल करते हैं A1 डॉट चेंज A1 कॉमा A2, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू देखने के लिए फिर से एक बार A1 डॉट डिस्प कर देते हैं, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के अंदर माने मेन के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि इस A1 और A2 को भी प्रिंट करा के देखें। कुछ मकसद है हम लोगों का, ठीक है। A1 A2, अब आइए पहले इसको हम लोग सेव कर लें तो ज़्यादा आनंद आ जाए। तो सेव एज में चलिए, सेव एज में चलिए, आज एक पहले एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, ठीक ना, ऑब्जेक्ट के नाम से, ताकि हमको यह पता रहे और हमने यहाँ कर दिया P1 डॉट जावा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और कमांड प्रॉम्प्ट को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि नहीं, यही है जहाँ की हमारा सारा कहानी होना है। तो चलिए सबसे पहले तो वहाँ ट्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंपाइल कर रहे हैं जावा सी P1 डॉट जावा। अब देखिए यहाँ पे यह दे रहा है num1 num2, यहाँ नहीं मिला इसको। पहला तो समस्या यहीं पे आ गया, जहाँ पर कि आपने लिखा है num1 num2 और यहाँ पे आपका num1 num2 है, फिर आखिर यह इसको क्यों नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह जो num1 num2 है यह यहाँ क्यों नहीं मिला, क्योंकि यह यहाँ पे एक एरर दे रहा है। एरर क्या है कि system डॉट आउट हमको लिखना चाहिए था, और आपको मालूम है कि सिंटैक्स में अगर गड़बड़ी होगा तो निश्चित रूप से गड़बड़ करेगा। num1 num2 तो था ही, ठीक है, इसीलिए एक बार फिर से हमको उसको इवैल्यूएट करना पड़ा। आइए अब अगर हम लोग उसको कंपाइल अगर करते हैं तब यह क्या करेगा, बिल्कुल सही सही काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आउटपुट आपका आ रहा है 55, 65, 115, 125, 75, 85, 75, 85, 95, 105। अब इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको कॉपी करके ले चलते हैं वहाँ पे, ताकि हमारे वहाँ पे यह रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको कमेंट के अंदर इसके आउटपुट को नोट कर लिया।
ताकि हम लोग एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यह कर क्या रहा। आइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, फिर भी हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन P1 से होगा। पहला स्टेटमेंट जब काम करेगा A1 इक्वल टू न्यू A, तो सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा हेल्प करेगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर, इस A के अंदर कहीं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो सिस्टम अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर बनेगा तो कंस्ट्रक्टर जरूर कॉल होगा। अब आपने कहा A1 डॉट गेट 55 65, आप चले गए गेट में, यहाँ पे num1 का वैल्यू और num2 का वैल्यू असाइंड हो गया, कितना कितना, तो 55 और 65। अब आपने कहा A1 डॉट डिस्प, निश्चित रूप से हमारा पहला आउटपुट 55 और 65 आना चाहिए, जो आ भी रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोगों ने क्या किया कि दो लोकल वेरिएबल लिया, A1 A2, और आपने कहा A1 A2। अब जब यह चेंज में जाएगा तो आपको मालूम है कि A1 का वैल्यू S में और A2 का वैल्यू T में जाएगा। यहीं पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि जावा में असल में सिर्फ कॉल बाय वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट है, कॉल बाय रेफरेंस यहाँ नहीं होता है। अगर आप किसी भी बुक में पढ़े होइएगा कि कॉल बाय रेफरेंस को ये सपोर्ट करता है, बिल्कुल गलत है। उसका क्या सेंस है, उस पर भी हम लोग आएंगे। इसका मतलब हुआ कि जब हमने इस पैरामीटर को पास किया A1 और A2 को, तब यह A1 और A2 नहीं पास हुआ, इसका एक कार्बन कॉपी पास हुआ और वही कार्बन कॉपी यहाँ चला गया S में और T में। अगर हम बोलें कि अभी S का वैल्यू क्या है, तो पहला पैरामीटर में 95 है और यहाँ पे T का क्या वैल्यू है, देखिए यहाँ पे T का वैल्यू क्या आप लिए हैं, 105। दोनों में 20-20 ऐड किया हमने, यह सोचते हुए कि यहाँ भी आउटपुट आ जाए और जब हम वापस आएँ तो यहाँ भी हमको चेंज वैल्यू मिले। यही बात करने के लिए हम लोगों ने इसको लिखा है। ठीक है, अब आइए जरा सा देखेंगे हम लोग क्या कि चेंज हो रहा है कि नहीं। num1 और num2 का वैल्यू अभी क्या है आपका, अभी है आपका 55 और 65, उनमें भी 20 और 20 हमने ऐड कर दिया। तो फिर यहाँ पे S और T का वैल्यू क्या आना चाहिए, 75 85, और फिर नीचे में क्या आना चाहिए, यहाँ पर num1 प्लस 20, num2 प्लस 20, बाई चांस 55 प्लस 20 हो गया 75 और 65 प्लस 20 हो गया 85। ऊपर वाला वैल्यू क्या है आपका 115 और 125। क्योंकि यहाँ पे हम 20 ऐड कर रहे हैं किसके साथ, 95 और 105 के साथ। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि ना, अब जब दोबारा जब हम यहाँ पे आएंगे तो A1 डॉट डिस्प जब करेंगे तो हमारा चेंज वैल्यू यहाँ दिखेगा मतलब कि यह जो 75 85 है यह यहाँ पे दिखेगा। कहाँ पर, इस वाले स्टेटमेंट में, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो चुका है। कॉल्ड, जो भी कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, एक बात अब आप जान लीजिए यहाँ पे कि जो भी कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है उसके रेफरेंस पे हम काम करते हैं। और रेफरेंस का मतलब साफ है कि अगर उसके किसी भी नेचर को चेंज कर दिया गया तब वह नेचर हमको परमानेंटली चेंज मिलता है। जैसे आपने कहा num1 प्लस 20, आपने कहा num2 प्लस 20, यह जो चेंज होगा यह चेंज ऑब्जेक्ट के num1 में परमानेंट और ऑब्जेक्ट के num2 में परमानेंटली चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब आपने क्या किया कि आपने चेक किया A1 और A2, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है वही आ रहा है, जबकि हम लोगों ने इसको यहाँ पे चेंज किया था, प्लस 20 कर दिया था और इसमें प्लस 20 कर दिया था। मतलब हुआ कि यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वह कॉन्सेप्ट क्या है, कॉल बाय वैल्यू। फिर से हम बोल रहे हैं इस बात को कि कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी हम यहाँ से पैरामीटर पास करेंगे, जैसे आपने पास किया A1 और A2, बेसिकली A1 और A2 चेंज के पास गया ही नहीं, उसका कार्बन कॉपी गया। यही कारण है कि यह उसके वैल्यू को तो एक्सेस करेगा,
लेकिन अगर इसने कोई भी अगर चेंज अगर कर दिया तब यह चेंज यहां तो हमको दिखेगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यह कार्बन कॉपी का केस है, या उसका एक कॉपी बना हुआ है। परिणाम यह हुआ कि बाद में जब हम A1 और A2 किए तब यह हमारे ओरिजिनल वैल्यू को ही प्रिंट कर रहा है, जबकि ऊपर में हमारा 115 और 125 आ रहा था। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ यह केस नहीं। जो हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा, जैसे A1 डॉट चेंज में कॉलिंग कौन है, A1 है, A1 का रेफरेंस पास होगा, और अगर इसमें कोई भी चेंज अगर हुआ तो निश्चित रूप से वह चेंज हमको परमानेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? यही कारण है कि नहीं, यहाँ जो भी चेंज हो रहा है यही चेंज फिर हमको नीचे भी दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में भी जब आपने लिखा है A1 डॉट डिस्प तब यह चेंज वैल्यू आया कितना, 75 और 85, जो कि ऑलरेडी यहाँ चेंज हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग अपने उस पे आते हैं। यह हो गया कॉल बाय वैल्यू का केस। अभी हमने साफ कहा कि जावा में कॉल बाय रेफरेंस नहीं होता है, लेकिन जावा में कुछ रेफरेंस एंटिटी दिया हुआ है जिसमें एरे है और ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको जैसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और एक नया फाइल बनाते हैं ताकि बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए। अब हमने क्या किया कि यहाँ जो इंट s था इसको हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने कर दिया a, चलिए A1 कर दिया। ठीक है, अब ये तो है नहीं हमारे पास, इसको अब हम हटा देंगे। इसको हम लोग हटा देंगे, यहाँ से भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने num1 इक्वल टू num1 प्लस 20 किया, num2 इक्वल टू num2 प्लस 20 किया, और लगे हाथ दो और स्टेटमेंट यहाँ डालते हैं। A1 डॉट num1 इक्वल टू A1 डॉट num1 प्लस, चलिए इसमें 25 ऐड करते हैं। फिर हम यहाँ लिखते हैं A1 डॉट num2 इक्वल टू A1 डॉट num2 प्लस 50 ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और हम लोग एक बार और हम लोग प्रिंट कराते हैं उसको। और यहाँ पे हम लोग A1 डॉट num1 और यहाँ कर देते हैं A1 डॉट num2। ठीक है, इसका num1 num2 रखते हैं। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, A2 A2 इक्वल टू न्यू A। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि A2 डॉट गेट करते हैं और इसको लिखते हैं 100 200। ठीक है, अब उसके बाद A1 डॉट डिस्प हो गया, तो यहाँ पे A2 डॉट डिस्प भी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट की ज़रूरत है नहीं, हमको सिर्फ एक ही आर्गुमेंट चाहिए, A1 चाहिए, तो A2 को यहाँ से हटा दिया। अब आइए जैसा देखते हैं चेंज फंक्शन का नेचर। चेंज फंक्शन यह बोल रहा है, देखिएगा इसके टाइप सिग्नेचर को। चेंज फंक्शन यह बोल रहा है कि इसका रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा,
क्योंकि रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, तो void। लेकिन जब हम इसको कॉल करेंगे तो पहला पैरामीटर हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा पैरामीटर कोई भी इंटीजर वैल्यू हो या वेरिएबल हो। क्लियर है? इसके नाम को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें, क्योंकि टी तो हटा दिए थे हम लोग। अब पहला वाला हमारा ऑब्जेक्ट होना है, तो अब जब हम इसको कॉल करेंगे तब यह गलत हो जाएगा, तब हमको यहां से कॉलिंग करना पड़ेगा A2 को। ठीक है, यहाँ पे A2 तो है नहीं, A2 को तो आपने हटा दिया है, तो हमने कर दिया A1। अब आइए, हमने लिखा A1 डॉट डिस्प और यहाँ पे हमने लिखा A1 A2 और लगे हाथ यहाँ पे हमने एक और काम कर लिया, यहाँ पे हमने किया A2 डॉट डिस्प। अब आइए एक बार फिर से देखते हैं, ऊपर से पहले रन करने से पहले इसके नाम को भी चेंज थोड़ा सा कर लिया जाए, इसको P2 कर। आइए, यह जो हमारा क्लास A है यह कर क्या रहा है, तो इसके अंदर दो इंस्टांस वेरिएबल है, num1 और num2। वॉइड गेट है जो कि दो पैरामीटर पे काम कर रहा है, दोनों पैरामीटर इंट होगा, या तो इंट का वैल्यू हो या उसका वेरिएबल हो। अब आपने क्या किया, वॉइड चेंज नाम का एक आपने मेथड बनाया जिसका पहला पैरामीटर में आपने कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट होना है, दूसरे पैरामीटर में आपने इंटीजर ले लिया। अब आपने क्या किया कि यह जो पैरामीटर था हमारा नॉर्मल वाला, इसको भी +20 कर दिए, आपने यहाँ पे शो कर दिया। साथ ही साथ num1 इक्वल टू num1 प्लस 20 कर दिए, num2 इक्वल टू num2 प्लस 20 कर दिए। एक बात बिल्कुल अब तय है। तय क्या है? तय यह है कि यह जो num1 है यह असल में उस ऑब्जेक्ट का है जिसने इसको कॉल किया है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि वह जो num1 और num2 जो वहाँ दिख रहा है चेंज में, वह A1 का है, क्योंकि A2 यहाँ से चला जरूर है लेकिन A2 यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है किस नाम से, A1 के नाम से। तो अब जब हम करेंगे A1 डॉट num1, इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यह जो हमारा A1 है यह A2 वाला है, जो हमको मेन क्लास में नजर आ रहा है A2, बेसिकली वही यहाँ पे आकर के क्या हो गया है, A1 हो गया। फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर हम बिना किसी रेफरेंस के अगर लिखे हुए हैं इंस्टांस वेरिएबल, तब वह करेंट ऑब्जेक्ट का है। करेंट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जिसने इसको कॉल किया है। कॉलर कौन है इसका, तो कॉलर है जिसके साथ डॉट लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे कॉलर कौन है, A1 है। साथ ही साथ आपने कहा A1 डॉट num1 इक्वल टू A1 डॉट num1 प्लस 25, A1 डॉट num2 इक्वल टू A1 डॉट num2 प्लस 50। अब आपने लिखा num1 प्लस num2, अब हो गया A1 डॉट num1 और A1 डॉट num2। ठीक है, मतलब हो गया कि ना जो हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू आ गया और जो पास्ट है उसका भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका num1 हो गया, फिर num2 हो गया। अब आइए जैसा देखते हैं हम लोग कि आखिर क्या फर्क पड़ रहा है इससे। असल में होता क्या है कि यह जो हमारा A2 है यह रेफरेंस है। असल में कुछ एंटिटी को यहाँ पे रेफरेंस माना गया, जिसमें एरे भी आपका है या आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब रेफरेंस पास करता है। मतलब कि इसको अगर आप चाहिएगा कि हम कॉल बाय वैल्यू से पास करें, नहीं हो सकता, या असल में जाएगा तो कॉल बाय वैल्यू से ही, लेकिन कॉल बाय वैल्यू से इसका रेफरेंस पास होगा। यही कारण है कि अगर कोई चेंज अगर यहाँ होगा, जैसे यहाँ पे आपने कहा A1 डॉट num1 में जो भी चेंज होगा यह चेंज परमानेंट होगा, जबकि S में जो चेंज हो रहा है यह चेंज परमानेंट नहीं हो रहा है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि वहाँ यह कॉल बाय वैल्यू था और जहाँ कॉल बाय वैल्यू में कार्बन कॉपी जा रहा था। लेकिन हमने कहा कि ऑब्जेक्ट है, एरे है, इसमें हम लोग कार्बन कॉपी पास कर ही नहीं सकते हैं, इसमें बाउंडेशन है कि हमको रेफरेंस ही पास करना पड़ेगा। यही कारण है कि जो भी चेंज यहाँ होगा यह चेंज हमको परमानेंट मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। आइए फिर पहले इसको सेव करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या फर्क पड़ रहा है इससे।
ओ अच्छा, एक जगह कहीं पे A2 रह गया, उसको पहले हम लोग ठीक कर लें। A2 वाले को कहीं पे प्रिंट में A2 आ रहा है, नीचे में है शायद यहाँ पे, क्योंकि A2 तो अब है नहीं, तो फिर एरर तो आएगा ही। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसको मेन क्लास से। हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, A1 न्यू है, फिर A2 न्यू है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि दोनों के लिए सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट पे काम करेगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आपने कहा A1 डॉट गेट 55 65, मतलब इसके इंस्टांस वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, 55 और 65। इसके लिए आपने कहा 100 और 200, तो निश्चित रूप से इसका भी 100 और 200 आ गया। अब जब आप करेंगे A1 डॉट डिस्प तो 55 और 65 आएगा, और इसका 100 और 200 आएगा। यहाँ तक तो खैर नॉर्मल था जो कहानी, सो हमने किया। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे साहब कि इंट A1, हमने एक लोकल हमने वेरिएबल लिया, A1 इक्वल टू 95 कर दिया, A1 डॉट चेंज A2, यहाँ से A2 चला, A2 चला तो फिर यहाँ किस नाम से एक्सेप्ट हुआ, A1 के नाम से। आपको यह पढ़ाया गया होगा 100% कि पैरामीटर के अंदर नाम का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ से A2 चला, यहाँ पे A1 हो गया। हकीकत यह है कि यह इसका कार्बन कॉपी नहीं है, जबकि जावा में जितना भी पैरामीटर हम पास करते हैं सब का सब कॉल बाय वैल्यू से पास होता है, मतलब कि यहाँ जो रेफरेंस भी आया वह भी कॉल बाय वैल्यू से आया। अगर यह कॉल बाय वैल्यू से आया होगा तो निश्चित रूप से A1 के अंदर जो भी चेंज होगा, यह चेंज हमको मेन क्लास में भी दिखना चाहिए। यह जो S है इसका कार्बन कॉपी आया, इसका कोई फर्क नीचे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे निश्चित रूप से जो S का जो वैल्यू है आपका, यहाँ 95 प्लस 20 यानी कि 115 तो आएगा ही। जब यह आ जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे चेंज कर दिया है num1 प्लस 20, तो फिर num1 क्या है इसका A1 का 55 प्लस 20 क्या होगा 75 और 85, उसके बाद 125 और 250 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग आएंगे यहाँ पे नीचे में, तब यहाँ क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A1। अब जब हम लोग A1 डॉट डिस्प करेंगे तो निश्चित रूप से जो वैल्यू चेंज हुआ है वही वैल्यू हमको यहाँ दिखेगा, दिख भी रहा है, क्योंकि 55 और 65 है तो हमको दिख रहा है 75 और 85, इसका मतलब हुआ यह परमानेंट। उसी तरह से A2 डॉट डिस्प में भी हमको यह निश्चित रूप से दिखेगा 125 और 250, क्योंकि आपने यहाँ पे चेंज में एक जगह 25 से ऐड किया, दूसरी जगह आपने 50 से ऐड किया। यह जो दोनों चेंज है यह परमानेंट हो रहा है, क्योंकि जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है उसका भी रेफरेंस मिलता है हमको, और जो पास्ट ऑब्जेक्ट है जैसे यहाँ पे जो पास होगा इसका भी रेफरेंस ही जा रहा है। यही कारण है कि इसके अंदर भी जो चेंज हुआ वह चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे A1 के साथ यह कहानी नहीं होगा। A1 को हम यहाँ एक्सेप्ट कर रहे थे, जब हम कॉल कर रहे थे तो हमने इसको एक्सेप्ट किया था S नाम से, और हमने कहा था S प्लस 20, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 95 आएगा। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस है, अगर हम इसको पास करते हैं तो हमको इसका रेफरेंस मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि क्या यह कॉल बाय रेफरेंस का केस है? बिल्कुल ही केस नहीं है। जावा में अगर हम एरे भी पास करेंगे फिर भी कोई अगर चेंज होगा तो वह चेंज परमानेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट भी पास करेंगे तब हमको परमानेंट ही चेंज करना पड़ेगा। ये तो कहानी है इसका।
तो आइए ज़रा एक बार हम लोग और भी इसको कॉल कर लें ताकि यह पता चले कि आखिर क्या हो रहा है। चलिए इस बार हमने कहा a2 और हमने यहाँ पे इस बार पास किया a1 और हमने पास कर दिया a1 कॉमा, मान लिया कि हमने फिर से पास कर दिया उसी को, इसी वेरिएबल a1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ तक का तो आउटपुट हम लोग समझ ही रहे हैं, ताकि अब क्या होगा कि अब कॉलर कौन है, a2 है, पास कौन हो रहा है, a1। इसका मतलब हुआ कि अब जो a1 का जो करंट वैल्यू होगा, मतलब यहाँ जो करंट वैल्यू आ रहा 75 और 85, इसमें 20 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाले में 25 और 50 आ जाएगा। तो आइए जैसा देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर नीचे में 145 और 270 आ रहा है। थोड़ा सा और इसको हम लोग अगर बड़ा करें, अब आप देखिए इसका लास्ट वैल्यू जहाँ तक हमको लग रहा है, इसका लास्ट वैल्यू आ रहा था यहाँ पे 75 और 85। एक बार आपने उसमें कितना ऐड किया है, 25, और एक बार आपने ऐड किया है कितना, 50। तो 25 जब ऐड होगा तो आ गया 100, और जब 50 ऐड होगा 85 में तो आ गया 135। ठीक है, जबकि यह जो हमारा वैल्यू है 145 और 270, यह असल में आपका वैल्यू है किसका, यह वैल्यू है इस बार यहाँ पे, यह वैल्यू है आपके a2 का। क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा क्या है, आपने यहाँ लिखा a2 डॉट चेंज। इसका मतलब हुआ कि चेंज का कॉलर कौन है, a2 है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जहाँ भी हम लोग बिना किसी रेफरेंस के num1 num2 लिख रहे हैं, ये सारा का सारा इंडिकेट कर रहा है a2 को, और a1 चला है और यहाँ पे नाम भी a1 है। हमने जबकि आपसे कहा था कि नाम से कोई बहुत बड़ा बहस नहीं होता है, फिर भी आप समझ लीजिए कि अगर वहां से चलेगा तो उसका रेफरेंस ही चलेगा, नाम से कोई मतलब नहीं। और अगर कोई चेंज यहाँ होगा तो निश्चित रूप से चेंज भी वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए, इसीलिए हमने कहा कि इसके आउटपुट में लास्ट में आप देख लीजिए 145 और यह वैल्यू हमारा आ रहा है। यह जो हमारा 145 है बेसिकली इस बार a2 का है, लास्ट वाला। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो एक और चीज हम लोग जैसा चेक कर लें कि क्या जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, क्या वह अपने आप को पास कर सकता है कि नहीं, देख लेते हैं। यहाँ हो गया और यहाँ पे a1 कॉमा a1। यह लाइन इसलिए हम लिखे क्योंकि बहुत बारी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर जो ऑब्जेक्ट कॉलर है वही ऑब्जेक्ट अपने आप को पास कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कॉलर भी यही है और पासिंग भी यही है। अब आइए जरा सा हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पे एक बार इसको जैसा लगता है सेव हम लोग कर लें, ठीक है ना। अब आइए जैसा हम लोग इसको कंपाइल जैसा कर लें। सेव के बारे में अब देखिए, लास्ट में दोनों वैल्यू उसी का शो कर रहा है। इसका जो लास्ट वैल्यू था, जहां तक हमको याद है कि यही वैल्यू इसका आ रहा था 100 और 135। इसमें इसने ऐड कर दिया अपने आप को। ऐड जब यह करेगा
तब निश्चित रूप से इसका जो आउटपुट आएगा वह क्या आएगा, अब आइए ज़्यादा देख लें। लास्ट में इसका वैल्यू क्या आ रहा था, 125 था और 250 था, किसका वैल्यू। यहाँ पे जब आपने किया था A2 डॉट चेंज A1 कॉमा A1 को, ठीक है। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो फिर यहाँ से ही चलेगा A1 डॉट चेंज, यहाँ पे A1 के जगह पे A1 ही आएगा, तो निश्चित रूप से इसके वैल्यू में 20 ऐड होगा, फिर इसी के वैल्यू में 20 ऐड होगा, फिर 25 होगा, फिर इसमें मतलब 45 ऐड हो जाएगा। देखिए उतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। 100 था, 45 ऐड हुआ, क्योंकि दोनों एक ही है ना। देखिए ना, एक बार फिर से हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे जब हम पास कर रहे हैं उस समय तक A1 का वैल्यू क्या था, 100 था। लास्ट वाला वैल्यू को अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो निश्चित रूप से क्या था इसका, 100 और 135 था। तो आइए पहले 100 वाले को पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो 100 में 20 ऐड हुआ तो हो गया 120, और यह जो A1 डॉट num1 है यह भी तो वही है, तो ये हो जाएगा 145। देख लीजिए आ रहा है कि नहीं यहाँ पर, तो 145 आ गया। उसके बाद जब हम लोग num2 को अगर देखेंगे तो num2 का लास्ट वैल्यू क्या था, तो num2 का लास्ट वैल्यू हमारा था 135। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज होना चाहिए था। तो इसमें पहले 50 ऐड होगा, 50 मतलब होगा 185, नहीं सॉरी, पहले 20 होगा मतलब होगा 155, और उसमें फिर 50 ऐड होगा, समझ रहे हैं ना, तब जाकर के इसका फाइनल वैल्यू आएगा। क्योंकि इसका लास्ट वैल्यू हमारे पास है क्या, 135, तो फिर 135 प्लस 20 हो गया 155, और फिर आ जाएगा 50। तो फिर देखिए इसका आउटपुट आ क्या रहा है, 205 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है हम लोग बोल सकते हैं अब कि A1 में ही दोनों बार चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि A1 ही हमारा कॉलर भी है और A1 ही हम पास भी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे num1 का भी मतलब A1 का ही है, और A1 डॉट num1 तो खैर A1 का है ही, क्योंकि यहाँ से जो हम पास कर रहे हैं वो अभी क्या है, A1। ठीक है, चलिए फिर ऑब्जेक्ट को जब हम लोग पास करेंगे, फिर से हम बोल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के पासिंग का मतलब रेफरेंस से होता है। जो भी चेंज यहाँ होगा यह चेंज हमको परमानेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट है। लेकिन जावा में कॉल बाय रेफरेंस करके कोई चीज होता नहीं है। यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, एरे रेफरेंस है, इसको अगर कोई भी आदमी का पास करता है तो जो भी चेंज यहाँ मेथड में होगा वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के इस ट्यूटोरियल को यहीं बंद करते हैं। इसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी कंटिन्यू करेंगे। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी कंस्ट्रक्टर के साथ इसके बिहेवियर को हम लोग नहीं देखें, ठीक है ना, नहीं तो फिर ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस ट्यूटोरियल को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में निश्चित रूप से हम लोग इसी के कंटिन्यूएशन में चलेंगे। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।